हेलो एवरीवन। हम लोग सीए इंटरलॉ के अंदर इम्पॉर्टेंट जो अमाउंट्स, नंबर्स, थ्रेशोल्ड्स और लिमिट्स होते हैं ना, वो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रिवाइज करने जा रहे हैं। इनसे पेपर में तुम समझ लो 10 से 15 मार्क का तो फ़र्क पड़ता ही है, चाहे वो मल्टी चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ जाए, चाहे डिस्क्रिप्टिव के फॉर्मेट में आ जाए, पर ये नंबर्स लिमिट से 10 से 15 मार्क तो आते ही आते हैं, तो इनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश ये होनी चाहिए कि एग्ज़ाम के दौरान तो ज़रूर रिवाइज करके एक स्टूडेंट प्रिपेयर करके जाए। लेट्स सी। सबसे पहले ये आपके सामने ये रहे नंबर्स और लिमिट्स, ठीक है। तो ये मैं पूरा डिस्कस कर रहा हूँ, याद दिलवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले सेक्शन नंबर 181C के अंदर एक इम्पॉर्टेंट लिमिट है, ये इन लोग पूछते हैं एग्जाम में। सेक्शन नंबर 71 डिबेंचर के क्वेश्चन में भी काम आता है, डिपॉजिट्स में भी काम आता है। इट इज़ बेसिकली लिमिट्स ऑन बोरोइंग्स। एक कंपनी मैक्सिमम कितनी बोरोइंग्स ले सकती है और उसके लिए क्या अप्रूवल चाहिए। तो द आंसर इज if the total borrowings is less than equal to paid up share capital plus free reserve plus security premium, मतलब borrowings इस लिमिट के अंदर है, तब आपको शेयर होल्डर से पूछने की जरूरत नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो रेजोल्यूशन होता है, बोर्ड रेजोल्यूशन, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा। हाउएवर, अगर कंपनी की टोटल बोरोइंग्स एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज मिलाकर इस लिमिट से ज्यादा है, तब आपको एसआर पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ये लिमिट याद रहनी चाहिए। इसको मैं सिंपली याद करने के लिए स्टूडेंटों को बोलता हूं कि मान के चलो डेट इक्विटी रेशियो 1, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या है, बोरोइंग्स का मतलब डेट है, और वो जो पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी में वो क्या है, नेटवर्थ और इक्विटी है। तो डेट शुड बी लेस देन इक्वल टू इक्विटी, यानी डेट इक्विटी शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर आपका डेट इक्विटी लेस देन इक्वल टू 1 है, तो बोर्ड रेजोल्यूशन लेस देन मोर देन 1 है डेट इक्विटी, तो शेयर होल्डर से परमिशन लेने की जरूरत है, एसआर पास करना पड़ेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लिमिट है, इसको याद रखें सब कोई। अच्छा, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, सी दिस इज अ चार्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रक्चर। तो चार्ट में क्या होता है ना, मुझे शॉर्ट फॉर्म्स यूज करने पड़ते हैं। PUSC मतलब पेड अप शेयर कैपिटल। तुम एग्जाम में प्लीज शॉर्टकट्स मत लिखना, तुम पूरा फुल फॉर्म लिखना, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, लाइक दैट, ओके। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो टोटल बोरोइंग्स होते हैं इसके अंदर टेम्पोररी लोन्स यानी कि लेस देन इक्वल टू 6 मंथ्स में जो रिपेबल है वो काउंट नहीं होते, एंड लोन्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो काउंट होते हैं, ओके। आई रिपीट, टेम्पररी लोन्स जो 6 महीने तक के अंदर ही पे ऑफ हो जाएंगे वो टोटल बोरोइंग्स में काउंट नहीं करने हैं, एंड लोन्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर वो बिल्कुल टोटल बोरोइंग्स में काउंट करने हैं, ओके। ये हमें काउंट नहीं करना है और ये हमें काउंट करना है। स्मॉल कंपनी, जनवरी 2026 एग्जाम के लिए स्मॉल कंपनी की लिमिट्स है 4 करोड़ एंड 40 करोड़, लेकिन फ्यूचर में फ्रॉम May 26 एंड ऑनवर्ड्स द लिमिट इज 10 करोड़ एंड 100 करोड़, ओके। सो स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी दैट सेटिस्फाइज द ट्विन कंडीशंस, यानी कि पेड अप कैपिटल जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 करोड़ है एंड टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 100 करोड़ है। सरकार ने जो सेक्शन के अंदर मैक्सिमम लिमिट लिखी थी वो नोटिफाई कर दी है। नेक्स्ट, OPC। OPC में कोई भी बंदा जो मेंबर होगा या नॉमिनी होगा उसका रेसिडेंट होना जरूरी नहीं है, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट और अदरवाइज। फिर भी जरूरी नहीं है रेजिडेंट होना, फिर भी इन्होंने रेजिडेंट का एक वहां पे डेफिनेशन लिख रखा है और हमको याद रखना पड़ेगा एग्जाम के लिए। रेसिडेंट मीन्स हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 182 डेज नहीं है, फेमा में 182 होता है, यहाँ 120 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 120 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ 120 दिन है। नंबर 40, ये है बेसिकली अंडर राइटिंग कमीशन। आप अंडर राइटर्स को मैक्सिमम अंडर राइटिंग कमीशन कितना दे सकते हो, शेयर्स पे 5%, डिबेंचर पे 2.5%, ओके। सेक्शन नंबर 43, डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स। हाउ मच मैक्सिमम डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स कैन बी इशू। डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स को DVR शेयर्स भी बोलते हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स। द मैक्सिमम वोटिंग पावर ऑन DVR शेयर्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। तो मतलब DVR शेयर्स का वोटिंग पावर टोटल कंपनी के वोटिंग पावर के 74% से ऊपर नहीं हो सकता। नेक्स्ट कम्स सेक्शन नंबर 48, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स। ये वो सेक्शन होता है जहां पर हम लोगों को ORSR नहीं बल्कि तो रिटन कंसेंट ऑफ द मेंबर्स होल्डिंग 3/4 ऑफ द शेयर्स ऑफ दैट क्लास, यानी कि 3/4 रिटन कंसेंट का अप्रूवल चाहिए। यहां पर कम से कम कितने मेंबर्स एक साथ आएंगे कि वो NCLT में जाके अपील कर सकें, 10% ऑफ द वैल्यू, ठीक है। होल्डर्स ऑफ 10% शेयर्स ऑफ दैट क्लास में अप्लाई टू NCLT फॉर स्टॉपिंग द वेरिएशन ऑफ राइट्स। क्वेश्चन आता है इन सब पे।
सेक्शन 54 रिसेंटली आईसीआई का फेवरेट हो चुका है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। इसमें बहुत सारे लिमिट्स हैं। नंबर वन, एक साल के अंदर हाउ मच वैल्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड? द आंसर इज हायर ऑफ 15% ऑफ PUESC, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, और 5 करोड़ रुपीज इशू वैल्यू। ठीक है, 5 करोड़ रुपया इशू वैल्यू या फिर 15% ऑफ PUESC, विच एवर इज हायर। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कितना कर सकते हैं? 25% ऑफ PUESC। स्टार्टअप कंपनी पहले 10 साल तक कितना कर सकते हैं? 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। स्टार्टअप में PUESC नहीं लिखा, PUSC लिखा है, पेड अप शेयर कैपिटल फॉर 10 ईयर्स। 10 साल खत्म होने के बाद उनको भी फिर वो लिमिट 25% के अंदर लाना पड़ेगा। सर कैसे? बाय इशूइंग मोर शेयर्स, ज़्यादा शेयर इशू करोगे तो 50% ही अपने आप 25% बन जाएगा ना। एंड नंबर 4, लॉक इन पीरियड। स्वेट इक्विटी शेयर्स पे देयर इज अ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि कंपनी 5 साल लॉक इन का दे रही है, बोला ये इलीगल है, 3 साल लॉक इन का देना होता है। ओके, नाउ सेक्शन 55 प्रेफरेंस शेयर्स का इकलौता सेक्शन। व्हाट इज द मैक्सिमम रिडेम्पशन पीरियड ऑफ प्रेफरेंस शेयर? 20 ईयर्स। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को 30 ईयर्स अलाउड होता है, बट विद अ कंडीशन, स्टार्टिंग फ्रॉम द 21st ईयर 10% हर साल रिडीम करना है ताकि 30th ईयर तक खत्म हो जाए। वही लिखा है यहाँ पे। सेक्शन 68 ये बायबैक का सेक्शन है, अगेन बहुत फेमस है। आप बायबैक कितना कर सकते हो? मैक्सिमम अमाउंट दैट यू कैन स्पेंड ऑन बायबैक इज इक्वल टू 25% ऑफ PUESC plus FR plus SP. Maximum number of equity shares that you can buy back, 25% of the total number of equity shares. Maximum debt equity ratio after buyback 2. अगर total amount spent on buyback is less than equal to 10% of PUESC plus FR plus SP, तब BR पास करने से हो जाएगा, शेयर होल्डर से SR पास कराने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट 71 डिबेंचर्स का मास्टर सेक्शन, महा इंपॉर्टेंट। डिबेंचर्स, व्हाट इज द मैक्सिमम रिडेम्पशन पीरियड ऑफ डिबेंचर्स? मैक्सिमम 10 साल होता है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए 30 साल होता है। सेकंड, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बिफोर रिडेम्पशन। अब यहां अकाउंट्स वाला ज्ञान मत लगाना, लॉ में नियम है रिडेम्पशन के पहले 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स जो अमाउंट है 10%, वो आप फ्री रिजर्व से DRR में ट्रांसफर कर दो बिफोर रिडेम्पशन। थर्ड, इन्वेस्टमेंट्स, पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितने भी डिबेंचर्स रिडीम होने वाले हैं उनका 15% फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग का जो पहला मंथ होता है अप्रैल मंथ, 30 अप्रैल के अंदर ही शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करो। 15% ऑफ द डिबेंचर्स मैच्योरिंग ऑन और बिफोर 31st मार्च शुड बी डिपॉजिटेड विद इन 30th अप्रैल ऑफ द करंट ईयर। डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग, अगर 1/10 वैल्यू ऑफ डिबेंचर होल्डर्स वाले रिक्वेस्ट करेंगे तो डिबेंचर ट्रस्टी को डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अब डिपॉजिट्स पे आते हैं। जैसे डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए फंड होता है ना 15%, वैसे ही डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट होता है, बस ये 15 के बदले 20% होता है। टोटल डिपॉजिट्स मैच्योरिंग ऑन और बिफोर 31st मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उसका 20% आपको 30 अप्रैल तक ही सेपरेट जमा करना पड़ेगा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में। What is the tenor of deposits? 6 months to 36 months. However, there is something called very short term deposits जो 3 महीने से 6 महीने तक का होता है, बट उसकी अमाउंट कम होनी चाहिए, 10% ऑफ PUSC FR plus SP। तो there are 2 conditions. मिनिमम वेरी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में भी मिनिमम 3 महीने का तो होना ही चाहिए, उससे कम नहीं। और अमाउंट कितना? 10% ऑफ PUSC FR SP। इस पे सम्स पूछते हैं वो लोग एग्जाम में। ओके, कॉल अ मीटिंग, अगेन 1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिपॉजिटर्स अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो मीटिंग बुलानी पड़ेगी डिपॉजिटर्स की। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 76 टॉक्स अबाउट अ कंपनी विच कैन एक्सेप्ट फिक्स्ड डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। तो पब्लिक से अगर आपको फिक्स्ड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना है तो यू मस्ट बी अ पब्लिक कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ 100 करोड़, टर्नओवर ऑफ 500 करोड़। ये देखो इधर मैंने याद करने के लिए ऐसे बना रखा है, मैं ऐसे याद करता हूँ 100-500, मतलब नेटवर्थ चाहिए या तो मोर देन 100 करोड़ का या फिर टर्नओवर चाहिए 500 करोड़ का। ये देखो इधर, हैविंग नेटवर्थ मोर देन इक्वल टू 100 करोड़ और टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 500 करोड़। ठीक है, अच्छा सेक्शन 76 में नॉर्मली पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए SR पास करना पड़ता है, लेकिन if the total borrowings and the deposit amount is less than equal to the limit mentioned in section number 180 का 1 का C which is PUSC FR SP, तब OR से काम हो जाएगा, SR की जरूरत नहीं है। सेक्शन नंबर 92 एनुअल रिटर्न, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है एनुअल रिटर्न की याद करने के लिए L1050 अंदर पढ़ो। लिस्टेड कंपनी या फिर कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़ या फिर टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़, ऐसी कंपनीज को अपने MGT 7 एनुअल रिटर्न के साथ अलग से
एक प्रैक्टिसिंग CS का कंप्लायंस सर्टिफिकेट MGT 8 भी अटैच करके जमा करना पड़ता है। सेक्शन नंबर 94, यू कैन कीप योर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड रिटर्न्स एट एनी प्लेस अदर दैन द रजिस्टर्ड ऑफिस इफ 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहला कंडीशन, उस अदर प्लेस में एटलीस्ट मोर दैन 1/10 ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी रिजाइड करते हो एंड SR पास हुआ है। तो देयर आर 2 कंडीशंस। अगर SR पास हो गया एंड उस शहर में मोर दैन 1/10 ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स डिसाइड करते हैं तो वहां पे भी आप रजिस्टर्स रख सकते हो। सेक्शन नंबर 100, EGM रिक्विजिशन। सेक्शन नंबर 111, सर्कुलेशन ऑफ एजेंडा। इसके लिए हाउ मेनी मेंबर्स कैन सेंड अ रिक्विजिशन, मैं सिंपल याद करता हूँ, 1/10 ऑफ ESC या फिर VP। अगर वो शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो आंसर है मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इफ इट इज नॉट अ शेयर कैपिटल वाला कंपनी देन 1/10 ऑफ वोटिंग पावर। तो ऐसे याद करता हूँ मैं इसको, सिंपल। मैं बोलता हूँ 1/10 ऑफ ESC इक्विटी शेयर कैपिटल वाले, वैल्यू वाले या वोटिंग पावर वाले। सेक्शन 101, नॉर्मली AGM या EGM की नोटिस कितने दिन की होती है? 21 क्लियर डेज। यू कैन कॉल AGM और EGM एट अ शॉर्ट नोटिस इफ 95% अप्रूवल इज ऑब्टेन्ड। अब यहाँ 3 केसेस और तीनों में 95% अलग अलग चीज़ों का है। सबसे पहले अगर आपको AGM बुलाना है एक शॉर्ट नोटिस पे तो 95% ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए। यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए, वैल्यू से मतलब नहीं है। अगर आपको यू आर अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एंड यू वांट टू कॉल EGM एट शॉर्ट नोटिस, तब आपको डुअल अप्रूवल चाहिए। डुअल अप्रूवल का मतलब होता है majority number of equity shareholders holding 95% of the value of ESC, इतना अप्रूवल चाहिए। और अगर आप नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाली कंपनी आपको EGM बुलाना है शॉर्ट नोटिस पे तो सिंपल है, मेंबर्स होल्डिंग 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। सेक्शन नंबर 103, कोरम फॉर अ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी का 2 होता है, पब्लिक कंपनी का होता है 5, 15, 30। इफ द पब्लिक कंपनी हैज अप टू 1000 मेंबर्स 5, more than 1000 up to 5000 members 15, more than 5000 members 30। 105 ये प्रॉक्सी के ऊपर है। एक पर्सन कितने लोगों के बदले प्रॉक्सी बन के जा सकता है? मैक्सिमम 50 मेंबर्स जिनका टोटल वोटिंग पावर मिला के 10% है। सच अ पर्सन represents proxy of many persons, so I am giving it a name, I am calling him super proxy। कितने बंदों के बिहाफ में आ सकते हो? मैक्सिमम 50 मेंबर्स जिनका टोटल मिला के 10% वैल्यू है। अगर मान लो एक सिंगल शेयर होल्डर है जिसके पास मोर देन 10% इक्विटी कैपिटल है और वो किसी को प्रॉक्सी बना सकता है क्या? बोला हाँ, पर फिर वो सामने वाला एक्सक्लूसिव प्रॉक्सी होगा, किसी और के लिए प्रॉक्सी नहीं हो सकता। मैंने ये 2 नाम पढ़ाने के लिए बनाए हैं, सुपर प्रॉक्सी, एक्सक्लूसिव प्रॉक्सी। इससे कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाता है और स्टूडेंट को याद रह जाता है। जैसे एक्सक्लूसिव प्रॉक्सी का मतलब है कि वो सिर्फ एक ही मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज उस मेंबर के पास ऑलरेडी मोर देन 10% वोटिंग पावर है। और सुपर प्रॉक्सी का मतलब कई लोगों के बदले वो प्रॉक्सी बन के आ रहा है। तो मैक्सिमम कितने लोगों के बदले? 50 मेंबर्स हैविंग मैक्सिमम 10% वोटिंग पावर। आप एग्जाम में सुपर प्रॉक्सी या एक्सक्लूसिव प्रॉक्सी ये सब नाम यूज नहीं कर सकते क्योंकि लॉ में लिखा हुआ नहीं है। सेक्शन नंबर 108, ई वोटिंग कौन कौन सी कंपनीज को चाहिए? या तो वो कंपनी लिस्टेड है ऑन द मेन बोर्ड या फिर इट हैज मोर देन इक्वल टू 1000 मेंबर्स, तब उसको ई वोटिंग फैसिलिटी देनी पड़ेगी टू इट्स मेंबर्स, चाहे मीटिंग हो चाहे पोस्टल बैलेट हो। 109, डिमांड फॉर पोल। ये सारे ना लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे मिला के अब समझो 10 से 15 मार्क का तो घुमा फिरा के फंसता ही है, तो ये थोड़ा अच्छे से याद रहे तो अच्छा है। 109, डिमांड फॉर पोल। कितने मेंबर्स पोल का डिमांड कर सकते हैं? मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ वोटिंग पावर या फिर 5 लाख रुपया पेड अप कैपिटल, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ वोटिंग पावर या फिर 5 लाख रुपया पेड अप कैपिटल। एंड इफ द कंपनी डज नॉट शेयर कैपिटल तो 1/10 ऑफ वोटिंग पावर वाले अगर डिमांड करेंगे कि पोल कराओ तो पोल कराएंगे। 115, स्पेशल नोटिस किस लिए होता है? फॉर प्रपोजिंग रिमूवल ऑफ ऑडिटर और डायरेक्टर अंडर सेक्शन 140 एंड 169, अम्ब्रेला डायग्राम। तो कितने लोग मिलकर स्पेशल नोटिस दे सकते हैं? मेंबर्स होल्डिंग 1% ऑफ वोटिंग पावर या फिर 5 लाख रुपया कैपिटल। 1% ऑफ वोटिंग पावर या फिर 5 लाख रुपया कैपिटल। सेक्शन नंबर 123, वेरी फेमस, बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे।
आपके डिविडेंड एक ऐसा चैप्टर है कंपनी लॉ में जहां पर क्लियर कट डिस्टिंक्शन हमको मेंटेन करना है कि प्रॉफिट्स अलग है, फ्री रिजर्व्स अलग है. व्हेन यू से फ्री रिजर्व्स इट मींस जनरल रिजर्व्स, इट डज नॉट इंक्लूड पीएल बैलेंस. एंड व्हेन यू से प्रॉफिट्स इट मींस पीएल बैलेंस. अगर आप पीएल बैलेंस या प्रॉफिट से निकाल के डिविडेंड दे रहे हो तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप फ्री रिजर्व यानी जनरल रिजर्व से निकाल के डिविडेंड दे रहे हो तो देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस टू बी फॉलोड. जो रूल 4 में लिखा है 4 रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. ठीक है. नंबर 1, maximum dividend rate that you can pay out of free reserves is equal to average rate of last 3 years. last 3 years का average rate. वो लोग क्वेश्चन में 5 साल का डेटा देते हैं to mislead you, 3 साल का लेना है. average rate of last 3 years. maximum amount that you can draw out of the free reserves is equal to 1/10 of paid up share capital plus free reserves. And minimum amount that you have to leave in your free reserves is equal to 15%, 15% of paid up share capital. Remember, whatever amount you are drawing out of free reserves must be first utilized towards setting off any old losses, current year losses, etc. फिर जो बचेगा उससे आप डिविडेंड दे सकते हो. तो यहाँ बेसिकली 3 कंडीशन होते हैं, मैक्सी, मैक्सी, मिनी. ठीक है. मैक्सिमम रेट, एवरेज रेट ऑफ लास्ट 3 years. मैक्सिमम अमाउंट दैट आई कैन ड्रॉ आउट ऑफ रिजर्व्स 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स. मिनिमम अमाउंट दैट यू हैव टू लीव इन फ्री रिजर्व्स इज इक्वल टू 15% ऑफ पेड अप कैपिटल. तीनों से सॉल्व करो, तीनों में से जो आंसर आएगा, जो लोएस्ट होगा, दैट इज आवर आंसर. उतना डिविडेंड हम दे सकते हैं. नेक्स्ट, नाफरा इन्वेस्टिगेशन. आपको पता है नाफरा किससे बना है? फॉर ऑडिटिंग द ऑडिटर्स. तो नाफरा छोटे कंपनीज के ऑडिटर्स को चेक नहीं करता, बड़े कंपनीज के ऑडिटर्स को चेक करता है. तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे लिखी हुई है ना राइट साइड में उस तरफ, 5 टाइप की कंपनीज, इन कंपनीज के जो ऑडिटर्स हैं उनको नाफरा इन्वेस्टिगेट करता है. नाफरा डज नॉट इन्वेस्टिगेट दोज कंपनीज, नाफरा विल इन्वेस्टिगेट द ऑडिटर्स ऑफ दोज कंपनीज. अब इसमें कौन कौन आता है? सबसे पहले लिस्टेड कंपनी, वेदर इन इंडिया और, इस पे बहुत खेलते हैं लोग, इन इंडिया लिस्टेड कि आउटसाइड इंडिया. तो वेदर इट इज लिस्टेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अगर ये लिमिट सेटिस्फाई करे 500 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल 500 करोड़ और टर्नओवर 1000 करोड़ और बोरोइंग्स एलडीडी, ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग, एलडीडी मतलब लोन डिबेंचर डिपॉजिट ग्रेटर देन 50 करोड़, 500 करोड़. तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में लिमिट है 500, 1000, 500. स्पेशली रेगुलेटेड कंपनीज जैसे इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नाम रेकमेंड करेगी कंपनी का, या फिर ऊपर वाले 1 to 4 में इनकी जो भी फॉरेन सब्सिडियरी है जो सिग्निफिकेंट है, जिसका नेट इनकम या नेटवर्थ पूरे ग्रुप का 20% से ऊपर हो. तो सिग्निफिकेंट फॉरेन सब्सिडियरी या जॉइंट वेंचर्स अगर 1 to 4 के हैं तो उनका भी नाफरा, उनके ऑडिटर को भी नाफरा इन्वेस्टिगेट कर सकता है. सेक्शन 135 CSR, सर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी वेरी हॉट टॉपिक फॉर एग्जाम. इसके अंदर दुनिया भर के लिमिट्स होते हैं, वो 6 के 6 मैंने एक साथ लिख दिया. आओ देख लेते हैं. सबसे पहले, विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ CSR कमिटी? द आंसर इज 500, 1005. मतलब नेट, या तो नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर, या टर्नओवर 1000 करोड़, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़. इनको एक CSR कमिटी बनानी पड़ेगी. मिनिमम CSR स्पेंडिंग 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स. अगर मान लो इनका जो मिनिमम CSR स्पेंडिंग है 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years वो सॉल्व होकर 50 लाख तक आ रहा है, मैक्सिमम 50 लाख, देन देयर इज नो नीड टू क्रिएट अ CSR कमिटी. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही CSR को हैंडल कर लेंगे. नंबर 3, मिनिमम स्पेंड कितना करना है? 2% ऑफ लास्ट 3 years का एवरेज प्रॉफिट्स. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फॉर CSR कैन नॉट बी मोर देन 5% ऑफ द टोटल CSR एक्सपेंडिचर. अच्छा, इनको अपने CSR प्रोजेक्ट्स का इम्पैक्ट असेसमेंट कराना होता है. अगर कंपनी का कैपिटल आउटले मतलब एक्सपेंडिचर 10 करोड़ से ऊपर आ रहा है, मतलब CSR का जो अमाउंट है वो 10 करोड़ से ऊपर आ रहा है, तो 1-1 करोड़ के ऊपर वाले जो CSR प्रोजेक्ट्स हैं उनका इनको इम्पैक्ट असेसमेंट कराना पड़ेगा बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी. इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ CSR प्रोजेक्ट्स जो जिनमें स्पेंडिंग 1 करोड़ या उससे ऊपर है और जो कम से कम 1 साल या उससे लंबे प्रोजेक्ट है. इफ एवरेज CSR स्पेंडिंग ओवर लास्ट 3 years इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 crores. अच्छा, ये जो इम्पैक्ट असेसमेंट करने वाली जो एजेंसी है वो फ्री में तो करेगी नहीं, वो भी फीस देगी. हाउ मच फीस कैन यू पे देम? हायर ऑफ 2% ऑफ CSR एक्सपेंडिचर और 50 लाख. सर्क्यूलेट, ठीक है, बड़ी कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्कुलेट करने पड़ते हैं 21 days बिफोर AGM.
तो क्या लेस देन 21 डेज चलेगा? यस सर, वही 95% अप्रूवल के साथ लेस देन 21 डेज भी चलेगा। इसमें जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहता है वो ये है कि कैन अ कंपनी सर्कुलेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय ईमेल, मतलब हार्ड कॉपी नहीं देंगे, ईमेल में दे दें, आजकल सब कंपनी वही करती है। तो ईमेल में कौन सी कंपनीज दे सकती है? L110, मतलब या तो लिस्टेड है या फिर अ पब्लिक कंपनी हैविंग नेटवर्थ मोर देन 1 करोड़ या टर्नओवर मोर देन 10 करोड़, ऐसी कंपनी ईमेल से सर्कुलेट कर सकती है। XBRL पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स PDF में नहीं बल्कि मशीन लैंग्वेज में XBRL.H, इसका एक फाइल डोमेन नेम होता है .XML, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, तो इसको XBRL रिपोर्टिंग बोलते हैं। तो ये लोग को अपना मशीन लैंग्वेज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करना पड़ता है। XBRL रिपोर्टिंग कौन सी कंपनीज के लिए ज़रूरी है? L500, मतलब या तो लिस्टेड है या फिर हैविंग पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या टर्नओवर 100 करोड़। इसमें क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जेम्पशंस के बारे में आते हैं। These 4 types of companies, irrespective of their capital or turnover, they are exempted from XBRL. Banks, insurance company, NBFC, housing finance company. Okay. Internal audit section 130, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। कौन सी कंपनीज को इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी होता है? लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग एनी ऑफ द 4 फिगर्स, 50 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़, 25 करोड़, पेड अप कैपिटल 50, टर्नओवर 200, लोन्स बोरोविंग्स 50, ये 100 एंड डिपॉजिट्स 25। ओके। प्राइवेट कंपनी अगर 200 या 100 में से कोई भी एक लिमिट हो जाए, टर्नओवर मोर देन 200 करोड़ या बोरोविंग्स मोर देन 100 करोड़ है तो। सेक्शन 139, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, कौन सी वो कंपनीज है जिनको अपने ऑडिटर को 5-5 साल के टेन्योर के बाद कूलिंग पीरियड 5 साल का देना जरूरी है? आंसर इज L10-50-50, या तो लिस्टेड कंपनी है या पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या फिर एनी कंपनी हैविंग बोरोविंग्स 50 करोड़। लास्ट, अगर फ्रॉड अमाउंट greater than equal to 1 crore has been discovered by the auditor, he has to file ADT4 ऑनलाइन। ये अमेंडमेंट है, अब ADT4 ऑनलाइन सीधा स्ट्रेट जमा होता है, कोई रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, स्पीड पोस्ट, ईमेल, लेटर हेड, कुछ नहीं, सीधा ऑनलाइन ADT4 फाइल होता है। ओके। सो ये सारे इंपॉर्टेंट लिमिट्स है, जैसा कि तुमने देखा होगा। इसको बोलने के दौरान ही मतलब तुम सोचो कितने सारे सेक्शंस एक साथ धनाधन रिवाइज हुए होंगे तुम्हारे दिमाग में। ओके। ये ज़रूर एग्ज़ाम के दिन एक बार देखकर जाना चाहिए। मुझे 22 मिनट्स लगा इसको रिवाइज कराने में, तुम आराम से वो कर सकते हो, और इम्पॉर्टेंट है, 10 से 15 मार्क का वेटेज रखता है। ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।